अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारा केमिस्ट्री का जो है वो 10th लेक्चर है। आज हम चैप्टर नंबर 10 एसिड बेसिस एंड सॉल्ट जो है वो स्टडी करेंगे। लास्ट टाइम जो थे हमने वो एसिड और बेसिस कैसे थे वो कॉन्सेप्ट स्टडी किए थे। आज हम जो एसिड्स के रिएक्शंस जो हैं डिफरेंट चीज़ों के साथ वो स्टडी करेंगे। अब पहले हमने मेटल्स के साथ जो है वो स्टडी करने हैं। देखिए, एसिड रिएक्ट एक्सक्लूसिवली विद मेटल्स लाइक सोडियम, पोटाशियम एंड कैल्शियम। कह रहा है कि एसिड जो है जब वो सोडियम, पोटाशियम और कैल्शियम के साथ रिएक्ट करता है तो इनके रिएक्शन जो होते हैं वो एक्सक्लूसिव होते हैं। मतलब वो रिएक्शन इस तरह होते हैं कि जो हम नॉर्मल लैब में नहीं करा सकते, उनमें आग लगने का ख़तरा होता है। डाइल्यूट एसिड्स रिएक्ट मॉडरेटली विद द रिएक्टिव मेटल्स लाइक मैग्नीशियम, जिंक, आयरन एंड एलुमिनियम। लेकिन कह रहा है कि इन मेटल्स के साथ जो है वो एसिड जो है वो रिएक्ट करता है और उसका एक्सक्लूसिव रिएक्शंस नहीं होते और हमारे पास रिस्पेक्टिव सॉल्ट्स मतलब के सॉल्ट बनते हैं और इसके साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो इवॉल्व होता है। अब उसने जिंक की बात की है और जिंक के साथ हम किसको रिएक्ट करा रहे हैं, H2SO4। तो ZnSO4 मिलके क्या बन जाएगा, एक सॉल्ट बन जाएगा और हाइड्रोजन जो है वो गैस जो है इवॉल्व हो जाएगी, मतलब कि निकल जाएगी इसके साथ। अब दो एलुमिनियम हैं, एलुमिनियम के हमने एलुमिनियम लिया, एलुमिनियम के 2 एटम्स हैं और HCl के जो हैं वो 6 एटम्स हैं। जब हमने इसको रिएक्शन कराया तो AlCl3 बन गया। आपको पता है कि एलुमिनियम क्लोराइड का फार्मूला जो होता है ये हमेशा AlCl3 होता है। ये जो है वो एटॉमिक स्टेट में जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता, ये हमेशा ट्राइएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। इसका फार्मूला यही होता है, इसलिए यहाँ पे 2AlCl3 आएगा। और इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे 2 मोल्स जो थे वो एलुमिनियम के लिए थे और 6 हमने क्लोरीन भी पूरे करने थे, इसलिए इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने यहाँ पे भी 2 लगाया, यहाँ पे भी 2 लगाया। अब क्लोरीन के जब 6 आयंस पूरे करने हैं तो हम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ 6HCl जो है वो लगा देंगे। अब बाकी हमारे पास हाइड्रोजन के जो हैं वो 2 आयंस बचेंगे, मतलब कि हाइड्रोजन जो है उसके टोटल 6 एटम्स ही बचेंगे, तो उसको हम यहाँ पर इस तरह मैंशन कर देंगे 3H2, क्योंकि हाइड्रोजन जो गैस होती है वो हमेशा डायटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। आगे है रिएक्शन विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट। एसिड रिएक्ट विद कार्बोनेट एंड बाइकार्बोनेट टू फॉर्म corresponding सॉल्ट विद द एवोल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कह रहा है कि एसिड जो है जब वो कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट के साथ रिएक्ट करता है तो इसके साथ भी सॉल्ट बनते हैं और साथ कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो इवॉल्व होती है। जैसे कि हम इसको देखें, CaCO2 और प्लस HCl, CaCl2 मिलके एक कंपाउंड बन गया और बाकी इसमें से CO2 जो है वो गैस इवॉल्व हो जाएगी और बाकी 1 मोल इसमें ऑक्सीजन का बचेगा और 2 मोल जो हैं वो हाइड्रोजन के बनेंगे। तो आपको पता है फिर H2 है जो वाटर बचेगा, वाटर का फॉर्मूला है, ये वाटर जो है इसके साथ साइड प्रोडक्ट बनेगा। अगर हम सोडियम बाइकार्बोनेट को देखें, NaHCO3 सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला है और इसका हमने H2SO4 के साथ रिएक्शन कराना है, तो इसमें भी क्या होगा, Na2SO4 बन जाएगा और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ होगा और साथ इसके दो मोल इसके हाइड्रोजन के यहाँ पे और 2 मोल यहाँ पे बन जाएंगे, तो ये साथ 2 मॉलिक्यूल जो है वो वाटर के रिलीज़ हो जाएंगे। इसी तरह अगर हम बेसिस के साथ इसका रिएक्शन पढ़ें, एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। कह रहा है कि एसिड को जब हम बेसिस के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और ऐसा रिएक्शन जिसमें सॉल्ट और वाटर बने उसको हम क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब इसमें हम देखें सोडियम हाइड्रोक्साइड की बात कर रहा है कि सोडियम हाइड्रोक्साइड और साथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इन Na और Cl मिलके कॉमन साल्ट बना देंगे और साथ वाटर जो है वो साइड प्रोडक्ट रिलीज़ हो जाएगा। तो वही बात हो गई कि साल्ट और वाटर प्रोड्यूस हो गए। आगे कॉपर ऑक्साइड और इसका हमने करवाना है सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, तो फिर CuSO4 मिलके जो हैं वो एक सॉल्ट बनाएंगे और वाटर जो है वो साइड प्रोडक्ट होगा। अगर हम इसका देखें कि सल्फाइड्स और बाइसल्फाइड के साथ, एसिड रिएक्ट विद सल्फाइड्स एंड बाइसल्फाइड टू फॉर्म सॉल्ट्स विद द लिबरेशन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। कह रहा है कि जब हम एसिड्स को सल्फाइड और बाइसल्फाइड के साथ रिएक्ट कराते हैं तो सब सल्फर डाइऑक्साइड जो होता है वो गैस रिलीज़ होता है इन रिएक्शंस में। अगर हम देखें CaSO3 प्लस 2HCl, तो CaCl2 बन के एक सॉल्ट बना देगा और बाकी SO2 जो है वो गैस रिवॉल्व हो जाएगी, मतलब इवॉल्व हो जाएगी, निकल जाएगी इसमें से और बाकी 2 हाइड्रोजन के बचेंगे यहाँ से और 1 ऑक्सीजन बचेगा, तो वो मिलके वाटर बना देंगे। इसी तरह अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड में देखें तो उसमें भी ये होगा, NaCl मिलके जो है वो बना देंगे सॉल्ट
और SO2 जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। 1 मोल हाइड्रोजन का यहाँ से, 1 मोल हाइड्रोजन का यहाँ से और 1 मोल ऑक्सीजन का यहाँ से मिलके क्या बना देंगे, वाटर बना देंगे। अगर हम रिएक्शन विद सल्फाइड देखें, एसिड रिएक्ट विद मेटल सल्फाइड टू लिबरेट हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। कह रहा है कि जब हम एसिड को मेटल सल्फाइड्स के साथ रिएक्ट कराते हैं, मेटल सल्फाइड के साथ, तो हमारे पास हाइड्रोजन सल्फाइड गैस जो है वो इवॉल्व होता है। अब आप ये हमारे पास क्या है, आयरन सल्फाइड, और ये हमारे पास सल्फ्यूरिक एसिड। जब तो FeSO4 मिलके सॉल्ट बना देंगे और बाकी हमारे पास H2 और S बचेगा, ये दोनों मिलके हाइड्रोजन सल्फाइड गैस बना देंगे। और ये जो एरो का मतलब है, आपको पिछले रिएक्शन में भी एरो मिलेगा, इसका मतलब ये होता है कि ये गैस जो है अगर हम इसको खुली हवा में रखेंगे तो ये खुद ब खुद निकल जाएगा, इसे हमें निकालने की ज़रूरत नहीं होती, गैस होता है और ये खुद ब खुद इवॉल्व हो जाता है। आगे हैं यूजेस ऑफ एसिड के सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड इज यूज टू मैन्युफैक्चर फर्टिलाइजर्स, अमोनियम सल्फेट, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट, एक्सप्लोजिव्स, पेंट्स, डाइज, ड्रग्स। इट इज़ ऑल्सो यूज एज एन इलेक्ट्रोलाइट इन द लेड स्टोरेज बैटरी। कह रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड को हम फर्टिलाइज़र्स को तैयार करने के लिए भी यूज़ करते हैं, अमोनियम सल्फेट के लिए, कैल्शियम सुपर फॉस्फेट के लिए, एक्सप्लोजिव्स के लिए, मतलब कि पटाखों वगैरह के लिए भी इसको यूज़ करते हैं, पेंट बनाने के लिए भी, ये जो डिफरेंट डाइज हम यूज़ करते हैं उसके लिए भी हम इसको यूज़ करते हैं, और ये बहुत सारी मेडिसिन्स में भी यूज़ होता है। और जो लेड स्टोरेज बैटरीज़ होती हैं, लेड की बैटरीज जो होती हैं, जो घर में हम यूज़ करते हैं आजकल UPS वगैरह के साथ, तो उसमें भी जो है वो यूज़ होता है सल्फ्यूरिक एसिड। आगे नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड जो है वो फर्टिलाइज़र्स को भी तैयार करने के लिए यूज़ होता है, एक्सप्लोजिव पटाखों वगैरह के लिए भी जो होता है बनाने के लिए उसमें यूज़ होता है। एक्सप्लोजिव ऐसी कोई भी चीज़ कि जिसको जलाने से आग लगने का ख़तरा हो। पेंट्स वगैरह ड्रग्स में यूज़ करते हैं। एंड इचिंग डिज़ाइंस ऑन कॉपर प्लेट्स। अक्सर आप कॉपर के वो जो सोने के बर्तन देखते हैं उस पर देखते हैं ना कि डिज़ाइनिंग हुई है। अब वो डिज़ाइनिंग जो है वो हम नाइट्रिक एसिड के थ्रू कराते हैं। कह रहे हैं कि जो कॉपर प्लेट्स पे डिज़ाइनिंग हुई होती है, कॉपर पता है ना आपको किस कलर में होता है, जो इंडिया के ड्रामों में वैसे आजकल दिखाते हैं कि कॉपर के बर्तन जो है वो यूज़ करते हैं, तो वो येलो कलर में होते हैं और उनके ऊपर डिज़ाइनिंग की होती है। वो डिज़ाइनिंग भी जो है वो नाइट्रिक एसिड के थ्रू कराते हैं। आगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो होता है ये मेटल्स को क्लीन करने के लिए यूज़ होता है। टैनिंग एंड इन प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़, टैनिंग और प्रिंटिंग इंडस्ट्रीज़ में भी ये यूज़ होता है। आगे बेंजोइक एसिड को हम फूड प्रिजर्वेशन के लिए यूज़ करते हैं, और एसिटिक एसिड को जो है हम वो फूड फ्लेवरिंग के तौर पे यूज़ करते हैं, कि जैसे ये सिरका जो है इसकी बेस्ट एग्जांपल है। और फूड प्रिजर्वेशन में, और अगर हम किसी चीज़ को खुराक को ज़्यादा देर के लिए महफूज करना चाह रहे हैं तो तब इसको भी यूज़ करेंगे। और ये स्टिंग ऑफ वेस्प जो है ये कीड़े का नाम है, कि अगर उसका डंग वगैरह है तो उसको ठीक करने के लिए भी, उसको क्योर करने के लिए भी हम एसिटिक एसिड का यूज़ कर सकते हैं।